ऑटम बाइक्स। क्वेश्चन 5, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। BL मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या चीज होती है जिनका लाइफ साइकिल काफी ज्यादा होता है, ड्यूरेबल जो देर तक चलते हैं, जैसे ये रोस्टम, जैसे कुर्सियां, कुछ केसेस में आप एसी कह सकते हैं, पंखे लाइफ टाइम गारंटियां मिल जाती हैं। और लेस ड्यूरेबल क्या होगा? पेरिशेबल। कुछ दरमियानी चीजें भी ऐसी हैं जैसे मोबाइल्स हैं, ये भी अब बहुत ज्यादा ड्यूरेबल्स नहीं है, ये भी दरमियान की कैटेगरी। तो ड्यूरेबल्स में नॉर्मली ये जो बड़े बड़े फर्नीचर और जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल वो जैसे डीप फ्रीजर और इस तरह की चीजें वो ज्यादातर ड्यूरेबल्स में चली जाती हैं। तो एक कंपनी है जो बनाती है और 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है। प्रेजेंटेड बिलो आर मेन कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट के ऊपर जो खर्चे लग रहे हैं उनकी लिस्ट उन्होंने दे दी। प्रोडक्ट ए, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। असल में हो क्या रहा है कि वो 4 प्रोडक्ट्स की कुछ खर्चे बता रहे हैं और फिर आपसे वो क्या चाहते हैं, 4 प्रोडक्ट दे दी, वो आपसे चाहते हैं कि आप बताएं कि स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कौन सी है, और फिर कुछ और कॉस्टिंग और कुछ प्रमोशन आपसे पूछ रहे हैं। तो प्रोडक्ट ए जिसके ऊपर सेटिंग अप और एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर खर्चा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब या तो ये इंट्रोडक्शन फेज में है या ये शायद थोड़ी सी ग्रो कर रही है। हो सकता है आगे उन 4 में से कोई और ग्रोथ वाली मिल जाए तो हम इसको इंट्रोडक्शन जरा ज्यादा कह लें, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कंपनी सेटअप नहीं हो रही, ये डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल को सेटअप कर रहे हैं और उसको फैलाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि या ये इंट्रोडक्शन है या ये ग्रोथ है। तो एक दफा देख लेते हैं नीचे, अगर कहीं और ग्रोथ या इंट्रोडक्शन मिल गया तो हम ज्यादा बेहतर वाले, क्योंकि 4 हैं और 4 ही फेजेस होते हैं। प्रोडक्ट बी पे आपके खर्चे लग रहे हैं विड्रॉल के, इसका मतलब ये डिक्लाइनिंग फेज है, ये हमें समझ आ गया डिक्लाइनिंग फेज है। मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट एनहांसमेंट कॉस्ट टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केटिंग और प्रोडक्ट में चेंजेस लाके। इसका मतलब प्रोडक्ट मैच्योरिटी फेज पे पहुंच गई है, अब वो इससे आगे जाने के लिए हमें वहां पे जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी कि अब इसको क्या करें, किस तरह से करें। तो मार्केटिंग और प्रोडक्ट एनहांसमेंट कॉस्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए, तो ये हमें नजर आ रहा है ये मैच्योरिटी फेज है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट बढ़ चुकी है, ये फिर अब ग्रोथ वाली बात लग रही है। तो अगर ये ग्रोथ वाली बात तो पहली वाली इंट्रोडक्शन। अब सवाल को आंसर कैसे करना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेज। अब ये बिला वजह आइडेंटिफिकेशन का नंबर मिस नहीं कर देने आपने। अगर आपने हेडिंग ना दी तो गालिबन आधा आधा नंबर इन चारों हेडिंग्स का, तो शायद 6 में से 2 नंबर, यानी कि आई कैन इजीली से कि इस 6 का ब्रेकअप क्या है, इस 6 का ब्रेकअप ये है कि ये 6 डिवाइड हुआ है 4 में, 4 का मतलब है 1.5 पर, उसमें भी आई कैन इजीली से 0.5 फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड 1 मार्क्स फॉर रिलेटिंग कि आप क्यों कह रहे हैं इसको। तो आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लेन करें। तो अब पहले पार्ट ए में आपने कहा इंट्रोडक्शन, तो अब आपका आंसर होगा ये प्रोडक्ट ए इंट्रोडक्शन फेज, ये ऐसे हेडिंग होगी। अगर यहाँ बुलेट्स बने होते ना 1 2 3 4 प्रोडक्ट के लेफ्ट पे, तो मैं यहाँ इधर हेडिंग दे देता 1 या इस तरह से करके, क्योंकि वो वंशन नहीं बने हुए थे, बुलेट्स लगे हुए थे, इसलिए मैं इस तरह से नहीं कर रहा। ये लिखा और नीचे यहाँ आप एक्सप्लेन करें कि क्यों आप कह रहे हैं इंट्रोडक्शन फेज। तो बिकॉज द कंपनी इज सेटिंग अप एंड एक्सपेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, नॉर्मली दिस टास्क इज बीइंग डन एट स्टार्ट ऑफ द कंपनी, इस वजह से हम इसको इंट्रोडक्शन कह रहे हैं। सवाल की चीज उठा के उसमें बीच में अपनी एक लॉजिक दे दी। तो पहले पार्ट को आंसर करते हुए हमने कहा कि आपने इसका ब्रेकअप कर लेना है, यानी कि एक सवाल जिसके आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, आप अगर नहीं समझेंगे रिक्वायरमेंट को तो बिला वजह के 1.5 2 2.5 नंबर आप खो देंगे। फ्रॉम योर आंसर टू ए अबव, वो जो ए से आपको जवाब मिला है, हर प्रोडक्ट में प्रोवाइड वन मोर कॉस्ट अदर देन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दैट इज लाइकली इनकर्ड। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के अलावा कोई एक खर्चा आपने उन फेजेस का और बता देना है। तो अब क्या करेंगे, हम पार्ट बी लिखेंगे। पार्ट बी के 1 को हमने आंसर करना है, हमने ऊपर डब्बे में लिख दिया ये इस तरह से करके।
कि ये सवाल नंबर 5 था, 5 का बी था और बी का 1 था, और उसके अंदर अब आपने क्या कर दिया, हेडिंग वही डाल दी, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, इस तरह से करके अब एक कॉस्ट और लगानी है। इंट्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वैसे ये तो हर वक्त ही चल रही होती है, तो शायद मैन्युफैक्चरिंग की बजाय आप प्लांट की कॉस्ट कह सकते हैं, प्लांट इंस्टॉल करने की कॉस्ट, या इस तरह से करके। प्रोडक्ट बी उस पे है मैच्योरिटी लेवल पे और डिक्लाइन लेवल पे। मेच्योरिटी में कोई और कॉस्ट बताएं जो कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट टू मेंटेन क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी मेंटेन करने की कॉस्ट, अपनी प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी की रखने की कॉस्ट, अपनी इंस्पेक्शन की कॉस्ट, मार्केट शेयर मेंटेन करने के ऊपर जो आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसकी कॉस्ट, रिसर्च करने की कॉस्ट, अपने लोगों को ट्रेन करने की कॉस्ट, ये सारी मेच्योरिटी में कुछ भी डाला जा सकता है। ग्रोथ में, और जहन में रहे कि मार्केटिंग वगैरह की बात नहीं करनी है आपने, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, कैपेसिटी इंक्रीज करने की कॉस्ट, ये तो हो गया। 2, सजेस्ट अ प्रमोशन स्ट्रेटेजी एफएल में परसू, एक प्रमोशन स्ट्रेटेजी सजेस्ट करें जो एफएल परसू करे। इन सारे केसेस में वो कह रहे हैं ना, हर प्रोडक्ट में बताएं कि एक प्रमोशन स्ट्रेटेजी, ऊपर का आगे कॉस्ट बताओ, मार्केटिंग ही नहीं होनी चाहिए। अब इसमें बता रहे हैं कि उन चारों प्रोडक्ट में आपने एक एक प्रमोशन स्ट्रेटेजी बता देनी है। तो इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, अवेयरनेस दें लोगों को, बताएं कि ये चीज है क्या। ग्रोथ में क्या करें, मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज करें, कैसे प्रमोट, ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करके, टारगेट करके, अट्रैक्ट करके बताएं कि हमारी क्या प्रोडक्ट और किस तरह से है। मेच्योरिटी में क्या करें, प्रमोशन शेयर मेंटेन करने के लिए अपना बार बार रिमाइंडर देते रहें कि यस वी आर इन मार्केट। इस वक्त परसुएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिमाइंडर देने की जरूरत, मुख्तलिफ ऑफर्स दे दें, मुख्तलिफ इनको वो कर दें, फीचर्स चेंज कर दें, नए फीचर्स को ज्यादा ज्यादा मार्केट कर दें। डिक्लाइन के वक्त क्या क्या करें, प्रमोशन से रिलेटेड, आप नीचे जा रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रही है, अब उस डिक्लाइन में उस प्रोडक्ट की प्रमोशन में आप क्या करें, प्लेसमेंट ले आए, डिस्काउंट दे दें। आपकी प्रोडक्ट खत्म हो रही है, आपने ऐसा ऐसा सेगमेंट खत्म करना है, आप कहते हैं जी क्रिसमस पे हमने सेल लगा दी है, 50% ऑफ है, जल्दी से लोग आए लें, आपका सेगमेंट बंद दो, आपके सर से उतरे। कस्टमर रिटेन करें। समटाइम ये होता है कि आप इस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स निकालते हैं, जैसे कई दफा क्या होता है, मुख्तलिफ स्टोर्स, अगर एक कंपनी है और उसके पूरे मुल्क के अंदर 8-10 रिटेल आउटलेट्स हैं, और हर रिटेल आउटलेट पे उनको, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, ये इस तरह की डिवाइसेस वहां पड़ी होती हैं, लोग आके इसको यूज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और फिर नई डिवाइस खरीद के चले जाते हैं। अब ये जो सामने डिस्प्ले पे रखी हुई होती हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि अगर नए मॉडल भी आ जाए तो पुराने डिस्प्ले पे रहे। तो साल तक माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो 7 जो है वो डिस्प्ले पे लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, अब यूजर तो हर तरह के पंगे ले रहा है, कोई ऐसे उठा के देख रहा है, कोई इस तरह से कर रहा है, कोई गंदे हाथ लगा रहा है, कुछ और, किसी ने रखा, किसी के हाथ से स्लिप होके हल्का सा टकरा गया कुछ और, तो इनमें कुछ निशान पड़ जाएंगे, कुछ इस तरह से। अब उनको पता है कि जब मार्केट में सरफेस प्रो एक्स आ गया या प्रो 8 आ गया, तो प्रो 7 पहले ही ऑब्सलीट हो गया, वो जनवरी में आया था, अब आ गई है दिसंबर, और जो पीस सामने रखे हुए हैं वो इतने डिसेंट भी नहीं रहे, किसी को नया कह के वो बेचोगे, लेगा भी कोई नहीं, और वो आउटडेट भी होने वाले हैं, तो इसका मतलब है वो बेचारे जो सामने रखे हुए पीस हैं वो तो डिक्लाइन कर गए। तो इस टाइम पे आप क्या करें, क्योंकि वो डिक्लाइन हो रहे हैं, अब किसी ने नहीं लेने, तो उसकी प्रमोशन लगा दें। तो जनरली दुनिया में बकायदा क्लियरेंस सेल के नाम से डिस्प्ले ऑफर आती है, जिसमें जो उनके डिस्प्ले वाले पीस होते हैं वो आधे आधे से ज्यादा डिस्काउंट पे लोगों को अवेलेबल हो रहे होते हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिसमस के आसपास जाते हैं दुनिया में, और इस तरह की क्लियरेंस सेलें उठाते हैं, उनको पाकिस्तान लेके आते हैं, उन पे अच्छा अच्छा सा वो सर्फ लगा के, उनको खूबसूरत सा चिकना बना के, फ्रेश पीस बना के पाकिस्तान में पेश कर देते हैं, और वो डिफरेंस कमा लेते हैं। तो डिक्लाइन के वक्त इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है ना, वो आपको हेल्प कर सकती है काफी ज्यादा। अब अगर आप गौर से देखें तो सवाल का पार्ट ए भी चारों प्रोडक्ट को डील कर रहा था, पार्ट बी का पार्ट 1 भी सारों को डील कर रहा था, और पार्ट 2 भी सबको डील कर रहा था। तो कितना ही अच्छा होता कि हम एक सफे पे सारे आंसर कर देते। अगर आपको लगे कि मैं इसको एक जगह आंसर करूंगा तो मुझे बार बार बहुत ज्यादा हेडिंग्स वगैरह नहीं देनी पड़ेंगी, तो फिर आप उसको एक सफे पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एक पार्ट ए था, एक बी का 1 था, और एक बी का 2 था। तो आपने क्या किया, आपने टॉप पे, पेज के टॉप पे लिखा, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा,
फिर क्या हुआ, ये ऐसे करके नीचे आपकी शीट स्टार्ट हो रही है और इस पे लाइंस बनी हुई हैं, ऐसे ही है। और सबसे ऊपर टॉप पे आ रहा होता है, नीचे बारकोड वगैरह होता है जिसको आपने नहीं भरना होता। आपने यहां लिख दिया पार्ट ए एंड बी 1 2। आपने अपने चेकर को बता दिया कि सवाल नंबर 5 को देख के ये ए और बी के 1 2 मैंने इकट्ठे आंसर किए हैं इसी सफे पे। नॉर्मल रूल ये है कि आपने यहाँ 5 के साथ ए लिखना था, उसको आंसर कर देते, अगले सफे पे जाते 5 के साथ बी लिखते। लेकिन अगर आपको फॉर सम रीजन इन सारों को इकट्ठा करना है तो एक आइडियल वे ये है कि आप इसको इस तरह से प्रेजेंट कर लें। अब आप क्या करते, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, और कॉलम्स बना लेते। यहाँ ए B1 और B2। आइडियली एक लाइन और होनी चाहिए यहाँ। फेज 1 मोर कॉस्ट और प्रमोशन स्ट्रेटेजी, ये आपने ऐसे करके लाइंस लगा दी। अब सिंपली आप आएंगे, अच्छा जी प्रोडक्ट ए जी है हमारी इंट्रोडक्शन फेज में, और नीचे एक्सप्लेन कर दें क्यों इंट्रोडक्शन फेज में, यहाँ उसकी एक और कॉस्ट लिख दें और यहाँ उसकी प्रमोशन से रिलेटेड जो आपके जहन में आ रहा है वो लिख दें। तो समटाइम आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इसको बार बार कनेक्ट करना है। और वरना क्या होगा, पार्ट ए में भी 4 दफा हेडिंग देनी है, पार्ट बी में भी 4 दफा हेडिंग देनी है, पार्ट बी के 2 पार्ट में भी दोबारा से हेडिंग्स देनी है। तो दिस कैन हैपन कि आप इसको एक जगह पे कंप्रीहेंड करके इकट्ठा लिख दें। तो हम सिर्फ सवालों को पास पेपर के डिस्कस नहीं कर रहे, हम साथ साथ देख रहे हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन में और क्या क्या किया जा सकता है, ताकि छोटी छोटी ड्राफ्टिंग की बातें। तो एक चीज जो हमने समझी इसमें जब हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज आइडेंटिफाई एंड आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन से क्या मुराद होता है, हमने वो समझा कि हमने इसको इस तरह से प्रेजेंट करना है, और फिर हम किस तरह से नंबर ले सकते हैं, और हर जगह आइडेंटिफिकेशन या अलग पॉइंट्स के जो नंबर्स हैं वो जहन में रखने के वो डिवाइड हो सकते हैं। डन।